You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. जरा सोचिए, क्या हो अगर कल हम सब एक ऐसी सुबह में उठें जहां दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम जिस हालात का विश्लेषण कर रहे हैं वो एक ऐसा ही काल्पनिक मगर बेहद खतरनाक मंजर है। एक जंग जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ गई है। ये एक ऐसी स्थिति है जो रातों रात दुनिया को तबाही की कगार पर ले आई है। तो चलिए समझते हैं कि ये संकट आखिर शुरू कैसे हुआ, इसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को कैसे हिलाकर रख दिया और यहाँ से भविष्य के कौन से खतरनाक रास्ते खुलते हैं। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ये 1962 के क्यूबाई मिसाइल संकट के बाद का सबसे खतरनाक पल है, तो इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि हम परमाणु युद्ध के जितने करीब तब थे, उतने ही करीब आज फिर से आ सकते हैं। 1962 में दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें रोक ली थी और आज एक बार फिर वही स्थिति पैदा हो गई है। दांव पर सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा लगी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये आग कोई रातों रात नहीं लगी है। इसकी चिंगारी तो दशकों से सुलग रही थी। अमेरिका और ईरान के बीच की वो पुरानी दुश्मनी, इजराइल का अपने वजूद के लिए संघर्ष और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं, ये सब मिलकर एक ऐसा बारूद का ढेर बन चुका था जिसे बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। और 2026 की शुरुआत में वो चिंगारी लग ही गई और फिर उसने एक भयानक आग का रूप ले लिया। हुआ ये कि घटनाएं बहुत तेजी से घटे। 2025 के आखिर में ईरान के अंदर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। सालों के आर्थिक प्रतिबंध और कुप्रबंधन ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी और हताश लोग सड़कों पर उतर आए। इसके जवाब में जनवरी में अमेरिका ने अपना एक बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी था, ईरान के पास भेज दिया। ये सीधी सीधी ताकत की नुमाइश थी और जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो तब खत्म हो गई जब फरवरी के अंत में जिनेवा में आखिरी दौर की बातचीत भी फेल हो गई। मतलब डिप्लोमेसी का रास्ता बंद और अब युद्ध का मंच पूरी तरह से तैयार था। और फिर हुआ पहला हमला। इसका पैमाना सच में चौंकाने वाला था। नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसका एक ही मकसद था, ईरान को इतना बड़ा झटका देना कि वो संभल ही ना पाए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मल्टी लेयर्ड अटैक था। एक तरफ तो इजराइल के 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और उसके सबसे ताकतवर सैन्य बल रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांड सेंटरों को तबाह किया, तो दूसरी तरफ अमेरिका के सबसे एडवांस्ड B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के सबसे सीक्रेट और मजबूत अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों नतांज और फोर्डो पर हमला बोला। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ एक साइबर युद्ध भी छेड़ दिया गया, जिसका एक ही मकसद था, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा, ईरान में सत्ता परिवर्तन। अमेरिका और इजराइल को शायद ये उम्मीद थी कि इस जबरदस्त हमले से ईरानी शासन घुटने टेक देगा, लेकिन हमले के बाद जो हुआ उसने इस पूरे संघर्ष को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दो ऐसी चीजें हुई जिसने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। शुरुआती हमलों में ही ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी मारे गए। वो सिर्फ एक राजनीतिक लीडर नहीं थे, वो देश के सबसे बड़े धार्मिक गुरु भी थे। अचानक से पूरा ईरान नेतृत्वहीन हो गया। देश में सत्ता का एक भयानक खालीपन पैदा हो गया। अब बातचीत के सारे रास्ते बंद थे और सिर्फ एक ही चीज बची थी, बदला। एक जख्मी और बिना लीडर वाले देश का बदला जो किसी भी हद तक जा सकता था। और ईरान का बदला वो बेहद विनाशकारी था। उन्होंने सिर्फ इजराइल पर नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों की जैसे बारिश कर दी। कतर से लेकर सऊदी अरब तक जहां भी अमेरिकी सैनिक थे वो निशाने पर थे। अकेले यूएई, जहां दुबई और अबू धाबी जैसे शहर हैं, उस पर 170 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 700 ड्रोन दागे गए। और फिर ईरान ने वो कदम उठाया जिसने दुनिया की सांसें रोक दी। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया, जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड की लाइफलाइन है। अब ये लड़ाई सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं रही। होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करके ईरान ने इस जंग को सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था के दिल तक पहुंचा दिया। ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर बन चुकी थी और इसके झटके पूरी दुनिया महसूस कर रही थी। हर देश, हर घर इस आग की तपिश महसूस करने वाला था। हुर्मुज जलडमरू मध्य को आप दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे अहम नस समझ सकते हैं। ये वो पतला सा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। जापान, चीन, भारत और यूरोप, इन सब की अर्थव्यवस्थाएं इसी रास्ते पर टिकी हैं।
तो जब ईरान ने इसे बंद किया तो उन्होंने सिर्फ तेल का रास्ता नहीं रोका, उन्होंने एक तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोंट दिया। और इसका असर 700 से ज्यादा विशाल तेल टैंकर समुद्र में ही फंस गए। जरा सोच कर देखिए, दुनिया की एनर्जी सप्लाई एक बहुत बड़े ट्रैफिक जैम में फंस गई है और ये सारे जहाज एक वॉर जोन में हैं। किसी भी पल मिसाइल का निशाना बन सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड एक तरह से थम सा गया था। और इसका असर तो तुरंत बाजारों पर दिखने लगा। कतर, जो दुनिया का एक सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर है, वो पूरी तरह से ऑफलाइन हो गया। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमले हुए, उसे बंद करना पड़ा। नतीजा, यूरोप में गैस की कीमतें एक ही झटके में 40% बढ़ गईं। इसका मतलब लोगों के घरों के हीटिंग बिल आसमान छूने लगे। और ये तो बस शुरुआत थी। और तेल की कीमतों में तो समझिए आग ही लग गई। बस कुछ ही दिनों के अंदर कच्चा तेल $82 से सीधा $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई और बढ़ेगी और एक नई वैश्विक मंदी का खतरा वो अब हमारे सिर पे मंडरा रहा है। अच्छा, अब ये आग सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे दिन बीते गए, पूरा इलाका इसकी चपेट में आने लगा। ईरान के जो सहयोगी गुट हैं, वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े और ये जंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी फ्रंट वॉर में बदल गई, जहां ये समझना मुश्किल हो गया कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। ये लड़ाई कितनी जटिल हो गई है, वो इस टेबल से साफ पता चलता है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल अपने हवाई हमले जारी रखे हुए हैं, लेकिन वो ईरान की मिसाइल क्षमता को सिर्फ आधा ही खत्म कर पाए हैं। दूसरी तरफ ईरान सीधे लड़ने के अलावा अपने प्रॉक्सी गुटों का भी इस्तेमाल कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक नया मोर्चा खोल दिया है। इराक में मौजूद गुट अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब हिजबुल्लाह ने साइप्रस में एक ब्रिटिश एयरबेस पर भी हमला कर दिया, जिससे यह लड़ाई मिडिल ईस्ट से यूरोप के दरवाजे तक पहुंच गई। और यमन में बैठे हुती विद्रोही, वो अभी चुप हैं, लेकिन अगर वो भी इस जंग में शामिल हो गए तो वो एक और समुद्री रास्ते को बंद कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? ये युद्ध हमें कहां ले जाएगा? इस बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़े होकर विशेषज्ञ भविष्य के 3 मुख्य रास्ते या सिनेरियो देख रहे हैं, और इनमें से हर एक दूसरे से ज्यादा भयानक है। पहला सिनेरियो है एक छोटी और निर्णायक जीत, जिसकी उम्मीद अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत बहुत कम है। इतिहास हमें बताता है कि सिर्फ हवाई हमलों से किसी देश का शासन बदलना लगभग नामुमकिन है। सबसे ज्यादा संभावना है दूसरे सिनेरियो की, एक लंबा, विनाशकारी और थका देने वाला क्षेत्रीय युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो शायद सालों तक खिंचेगा, जिसमें तेल की कीमतें आसमान पर रहेंगी और जो पूरी दुनिया को एक भयानक आर्थिक मंदी में धकेल देगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी संभावना 60 से 70% है। और तीसरा, सबसे डरावना सिनेरियो है एक ग्लोबल महायुद्ध। इसकी संभावना भले ही कम है, लेकिन अगर किसी भी एक तरफ से कोई बड़ी गलती हो गई तो ये क्षेत्रीय संघर्ष रूस, चीन और बाकी दुनिया को भी अपनी चपेट में ले सकता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब दशकों से बने दुनिया के नियम टूट रहे हों और पुराने गठबंधन बिखर रहे हों, तो फिर सुरक्षा का मतलब क्या है? क्या कोई भी देश अब सच में सुरक्षित है, या हम एक ऐसे नए युग में घुस रहे हैं जहां सिर्फ ताकत ही सच होगी? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो आने वाले दशकों तक हमारी दुनिया को एक नया आकार देगा। इस AI पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।